नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 9 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। करंट अफेयर शुरू करने से पहले, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। जी हाँ, मुश्किल घड़ी या मुश्किल वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, लेकिन टफ लोग जो कभी हार नहीं मानते हैं वो हमेशा अपनी जगह पे टिके रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। According to IUCN list, Gangetic dolphin is। IUCN लिस्ट क्या होती है? IUCN लिस्ट उन जितने भी स्पेसिस है पूरे वर्ल्ड में, एनिमल्स हो गए, दूसरी चीज़ें भी हो गई, उनका एक रेड लिस्ट निकालती है और उसमें वो बताती है कि उनका कंडीशन क्या है, लीस्ट कंसर्न्ड है या नियर थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है। मतलब उसको किस डेंजर लेवल में रखा गया है कि वो ख़त्म हो चुकी है या फिर ख़त्म होने वाली है, उसको कितनी केयर करने की ज़रूरत है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस एनिमल पे या फिर किस स्पेसिस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। अब बात पूछ रहे हैं गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और इसका स्टेटस इस समय है एंडेंजर्ड। मतलब इससे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ आप देखें तो गंगेटिक डॉल्फिन को पहली बार डिस्कवर किया गया था 1801 में और ये ब्लाइंड होती है, इन्हें दिखाई देता नहीं है। और ये न्यूज़ में भी अभी आई थी क्योंकि यूपी के प्रतापगढ़ में शारदा नहर में अचानक से एक डॉल्फिन आ गई थी जिन्हें कुछ लड़कों ने मिलकर मार दिया था बहुत ही बेरहमी से, और इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में। अगले क्वेश्चन पे हम चले। किस स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि हर संडे को सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक जितने भी चिकित्सालय है सरकारी, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में, उनमें ट्रीटमेंट दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सभी के बारे में बताया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम चले। किस एयरलाइन कंपनी को 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स देने पड़े हैं यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट को? इसका सही आंसर है बोइंग। ये एयरलाइन कंपनी एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये एयरलाइन एयरप्लेन्स को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ हम देख सकते हैं बोइंग 737 मैक्स। इसी एरोप्लेन की वजह से इन्हें ये फ़ाइन भरना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले सालों में सुना होगा कि थाईलैंड की एक एयरप्लेन क्रैश हुई थी और एरोप्लेन्स भी क्रैश हुए थे और बहुत सी डिफ़िकल्टीज आने लगी थी इसे ऑपरेट करने के लिए। और अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया है कि इसके कुछ फीचर्स या फिर कुछ शॉर्टकमिंग्स जो थे उसे छुपा लिया गया था। तो इसीलिए 2.5 बिलियन डॉलर्स बोइंग को अब देने हैं यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट को। भारत में गोल्ड बॉन्ड, सोना, कौन इशू करता है? सोना एग्जैक्टली फिजिकल सोना नहीं, ये बॉन्ड वाला है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके चीफ इस समय कौन है? गवर्नर हमारे शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास हमारे इस समय चीफ है। अगर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो ये इसका 10वां सीरीज़ है। इससे पहले 9 सीरीज़ आ चुके थे। इन्हें हम 8 साल के लिए करीबन ख़रीद सकते हैं, लेकिन 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेकिन 5 साल के बाद भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, हम गोल्ड खरीदते हैं फिज़िकली, जैसे हम जेवर वगैरह के लिए खरीदते हैं, और हमारे भारत में ये नियम है कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में। तो आजकल क्या करते हैं, फिज़िकल गोल्ड खरीदने में बहुत सी दिक्कतें होती है। आपको फिज़िकली स्टोर करना होगा या फिर आप उसे जल्दी से बेच या फिर एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इशू किया है
यहाँ आप गोल्ड का प्राइस पे करेंगे और आपको बॉन्ड मिलेगा। मान लीजिए आप, जैसे अभी एक बॉन्ड की प्राइस रखी गई है 5,104 रुपये, लेकिन आप अगर डिजिटली पे करते हैं तो आपको 50 रुपये और माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 5,054 रुपये। तो अब बात करते हैं फिजिकल या फिर गोल्ड बॉन्ड कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो सबका अपना डिसीजन होता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में फ़ायदा क्या है, हमें फिजिकली स्टोर नहीं करना है और हमें एक फिक्स्ड 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा सेमी एनुअली, हर 6 महीने पे मिलते रहेगा। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट का एक फ़िक्स फ़ायदा है, रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ रिस्क बहुत कम होता है और वो सिक्योर्ड माना जाता है। तो ये रहा गोल्ड बॉन्ड की डिटेल्स में। आपको इन्वेस्ट करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन हम देखें, किसने रिप्रेजेंट किया था फ्रांस को इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो अभी हुए थे? तो इसका सही आंसर है, पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, लेकिन इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया था। इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। रिप्रेजेंट किसने किया था? मिस्टर इमैनुअल बॉन। और ये कौन है? ये डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री है। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। और पेरिस में कौन सी नदी बहती है? वो है सीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, किस पोर्ट को कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे जांचने के लिए एक सिस्टम लगाया गया है, ये किस पोर्ट पे लगाया गया है? हल्दिया पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या चेन्नई पोर्ट? विशाखापट्टनम को हम विजैक भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जवाहर नेहरू पोर्ट, और ये है मुंबई में। अगर हम पोर्ट्स की बात करें इंडिया में, तो इस पिक्चर में आप डिटेल में देख सकते हैं, ये मुंबई जो पोर्ट है वही है, नेचुरल पोर्ट है ये। इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ आपको डिटेल में सारे पोर्ट्स पता चल जाएंगे। ये मुंबई नेचुरल पोर्ट है, गोवा में नेवल बेस है हमारा, बेंगलोर आर्टिफिशियल है, चेन्नई पोर्ट ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल है, और हल्दिया जो ऑप्शन में भी था वो रिवराइन पोर्ट है। और वो किस रिवर पे है? हुगली। अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें, किस स्टेट ने ये बताया है कि वो खादी सॉल्स, शर्ट सॉल्स देंगे अपने 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ को? ऑप्शंस है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही क्या आंसर है? असम। असम का कैपिटल है दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। मिजोरम आइजोल, और नागालैंड का है कोहिमा। आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल्स अक्सर याद नहीं रहते, लेकिन आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 7 स्टेट्स के 7 सिस्टर जिसे हम कहते हैं, उनके कैपिटल्स को याद रखना। ये आप ब्यूटीफुल असम देख सकते हैं, यहाँ का ये टी गार्डन है। टी गार्डन आपको पता होगा, असम में सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है भारत में। और एक जगह फेमस है, वो है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग टी, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम बात करें तो वो असम में उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, जकीर रहमान लखवी ये किस टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता है? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कल ही इसे पाकिस्तान के कोर्ट ने 5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया है, और वो 3 चीज़ों के लिए दिया है, तो वो जाके 15 साल का बन गया है। ये दो, आपने मुंबई अटैक का नाम जरूर सुना होगा, टीवी में आपने विजुअल्स भी देखे होंगे। उसका ये मास्टरमाइंड था, यही फ़ोन पे
कसाब और वगैरह जितने भी लड़के आए थे उनको डायरेक्शन यही आदमी दे रहा था फ़ोन पे। और ये कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है? लश्कर ए तोयबा, तालिबान, हिजबुल मुजाहिदीन, सबका लिंक एक देश से जोड़ा जाता है जिसे पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं। और ये अभी इंडिया ने इसका रिप्लाई दिया है इनके प्रिजन सेंटेंस अनाउंस करवाने के बाद। FATF आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंडिंग होती है उससे रोकने के लिए है, उसके ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। और ये क्या होता है, इससे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आने लगी है पाकिस्तान में, क्योंकि जब आप ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे FATF के, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नाम मात्र आएगा आपके पास। और पाकिस्तान को टारगेट्स भी कुछ दिए गए थे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए, तो पाकिस्तान उससे पूरा तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी एशिया पैसिफिक टीम की मीटिंग है जनवरी में, और फरवरी में FATF की फाइनल मीटिंग है। उसमें ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान ग्रे में रहेगा या फिर ब्लैक में चला जाएगा। तो पाकिस्तान अपने सपने में भी नहीं चाहता कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, क्योंकि ब्लैक में चले जाने का मतलब उसके पास फंडिंग्स तो आएगी ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोन तक नहीं देंगे उन्हें। तो FATF के डर की वजह से, या जो भी कहे आप, उसी की वजह से इनको इम्प्रिजनमेंट मिली है, नहीं तो ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में आराम से घूमते थे। अब कल के क्वेश्चन की बात करें तो कल आंसर्स आप लोगों का आया, बहुत अच्छा लगा। और भी लोग अटेंड करें, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो वो क्वेश्चंस का कुछ रेलेवेंट होता है करंट इश्यूज से ही, तो उसी से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। तो कल के दोनों आंसर्स कमेंट में है, तो उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज के क्वेश्चंस है, कौन सा देश है जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया है FATF के द्वारा? अब मैं इतना बता दूं कि 2 ऐसे देश हैं जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया है FATF के द्वारा। हाँ दोस्तों, और एक बात, टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पे PDF आपको टाइमली मिल जाएगा, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी अपडेट होते रहता है दिन भर। आप वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो जो हम करंट अफेयर में नहीं डिस्कस करते हैं लेकिन उसका रेलेवेंस होता है, उसे भी मैं बताते रहता हूँ वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप दिन भर में किसी भी टाइम मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हाउ मेनी नेशनल फॉरेस्ट इन इंडिया आर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में टोटल कितनी है वो भी आप मुझे बताएंगे, 36 है या 39 है या 38 है। और नेशनल फॉरेस्ट कितने हैं जिन्हें यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट कौन निकालता है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। फिर से बता दूं, भारत में कितने ऐसे नेशनल फॉरेस्ट हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।